अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा कर रही है कि कौमी असम्बली में फॉर्म 45 के मुताबिक उसका मैंडेट तस्लीम किया जाए, जिसके तहत तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उसकी 180 नशिस्तें बनती हैं, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया है, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और उसके हिस्से की नशिस्तें मुतल्लिका असम्बली में मौजूद बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। यानी अब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जनरल नशिस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर का इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला जारी कर दिया है, जो महफूज किया गया था, और यह फैसला 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है और रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीहाती लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख यानी 24 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फैसले के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 21 फरवरी 2024 को 4 मुख्तलिफ खतूत के जरिए इलेक्शन कमीशन के सामने चारों सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली के लिए खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दायर की। ये रिकॉर्ड से चेक किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वफाक और सूबाई असम्बलियों की किसी भी नशिस्त के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा। सिर्फ यही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद करदा उम्मीदवार और उसके अपने चेयरमैन ने अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने 26 फरवरी के खत में यह तस्लीम किया कि इन उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है और उन पर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 206 की मुख्तलिफ शिकें लागू नहीं होती। आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी है, वो नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए अहल तस्वुर की जाएगी। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये तस्लीम शुदा पोजीशन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही खवातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। हर सियासी जमात को फैसला लेते वक्त उसके मुस्तकबिल में पेश आने वाले नताइज से मुतालिक आगाह होना चाहिए। फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 204 बताता है कि असेंबली में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के मकसद के लिए सियासी जमात जो इन सीटों के लिए इलेक्शन लड़ रही होती है, वो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर अपनी उम्मीदवारों के लिए एक अलग फहरिस्त जमा करवाएगी, जो तरजीहाती बुनियादों पर होगी और फिर मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन का दफ्तर या अफसर इस फहरिस्त को आवाम की मालूमात के लिए शाया कर देगा। और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 ये वाज़ेह करता है कि जब सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर ये फहरिस्त जमा करवा दी गई तो फिर सियासी जमातों की तरफ से उसमें रद्द बदल नहीं किया जा सकता, न कमी हो सकती है, न इजाफा हो सकता है और ना ही कोई नाम हज़फ हो सकता है। यह हक़ाइक़ सियासी जमातों की फहरिस्त और वक्त पर उसके जमा करने की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेक्शन 104 की सब सेक्शन 4 और 5 ये बताती है कि किसी भी वक्त जब किसी सियासी जमात की फहरिस्त एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो जमात किसी भी ऐसी खाली जगह के लिए नया नाम दे सकती है जो किसी भी रुकन की मौत, इस्तीफ़े या नाअहली की बुनियाद पर खाली हुई हो। इसके अलावा जमा की गई फहरिस्त में कोई रद्द बदल नहीं हो सकता और ना ही इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा मुद्दत के बाद कोई नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। अगर कोई नई फहरिस्त जमा करवाने से मुताल्लिक़ कानून साज़ों की कोई नियत होती तो वो इसको उसी तरह हल कर देते और फिर मुकर्ररा मुद्दत के बाद कोई लिस्ट ना जमा करवाने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया, जिसके बाद उसने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 224 की शिक 6 की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त के बाद भी सियासी जमात की तरफ से नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। इसलिए इस आर्टिकल को तवज्जो से पढ़ा गया और ये आर्टिकल वाज़ेह तौर पर यह जाहिर करता है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में अगर खवातीन या अक़लियतों के लिए कोई नशिस्त मौत, इस्तीफ़े या नाअहली की वजह से खाली हो जाती है तो उसे तरजीहाती लिस्ट की बुनियाद पर अगले उम्मीदवार के जरिए ही पुर किया जाएगा, जिसका मजीद मतलब यह है कि अराकीन उसी फहरिस्त से मुंतखब होंगे जो पहले से ही इलेक्शन कमीशन के सामने जमा हो चुकी है। और ये आर्टिकल ये भी वाज़ेह करता है कि अगर कोई लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो पार्टी खाली नशिस्त के लिए एक नया नाम देगी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 224 की शिक 6 और सेक्शन 104 की शिक 4 और 5 की ज़बान
इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त में और इलेक्शन से पहले तरजीहाती लिस्ट जमा कराने की अहमियत से मुतालिक मुबहम नहीं है। किसी भी सियासी जमात की तरफ से ताखीर से कोई नई फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती और ऐसी किसी भी फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन इंटरटेन नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्शन एक्ट की इन शिकों की मजीद तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी वाज़ेह होता है कि तरजीहाती लिस्ट जमा ना कराना नाकाबिल तस्हीह गलती है, इसे रिलैक्स नहीं किया जा सकता। आइन और कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जो ये इजाज़त देती हो कि मुकर्रर करदा वक्त की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए एक नई तरजीहाती फहरिस्त जमा हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अपने दलाइल में 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से मुताल्लिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल दी, लेकिन जब उनसे इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कोई भी फैसला फराहम करने के लिए कहा गया या इस दलील के हक में कोई दस्तावेज देने की बात की गई तो उनके वकील ने इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए इस हवाले से कोई सबूत, फैसला या दस्तावेज पेश नहीं की। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने खुद दिया था और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस हवाले से सबूत मांग रहे थे। इस हवाले से माहिर कानून रीमा उमर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त 2019 को जारी होने वाला नोटिफिकेशन शेयर किया और लिखा है, इस नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम शाया किए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक नशिस्त भी नहीं जीती थी, मगर 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने बाद में पार्टी ज्वाइन की थी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक मखसूस नशिस्त अलॉट कर दी थी। मगर क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई गई थी तो इसलिए नशिस्त खाली रह गई। इसके बाद 19 अगस्त 2019 को इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर एक फ्रेश शेड्यूल का ऐलान किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि PTI की इस हवाले से जो फहरिस्त थी वो एग्जॉस्ट हो गई है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई है और फिर अक्टूबर 2019 को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बसीरत खान को मखसूस नशिस्त दे दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अलबत्ता मौजूदा केस में आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, मगर नाकाबिल तस्हीह प्रोसीजरल और कानूनी गलतियों की वजह से और आइन की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी करने की वजह से ये जमात खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे का दावा नहीं कर सकती। और जब आइन और कानून की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई हो तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावे का हक नहीं देता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी कहा है कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो मखसूस नशिस्तें खाली रह जाने का फार्मूले का इतलाक होगा, लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 51 के शिक को इलेक्शन रूल्स के रूल 94 के साथ पढ़ा जाए तो वो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का तरीक़ेकार बताती हैं। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 ये वाज़ेह करती है कि मखसूस नशिस्तें उन जमातों को मुख्तस की जाएंगी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो और असम्बली की आम नशिस्तें जीती हों और खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की बुनियाद पर मुख्तस होंगी। इसी तरह इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल 94 ये तरीक़ेकार वाज़ेह करता है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल गैजेट में अपने नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी सियासी जमात की तरफ से कौमी या सूबाई असम्बलियों में मजमूई मखसूस नशिस्तों का ऐलान करेगा और हर सियासी जमात का शेयर कौमी और सूबाई असम्बली में उसकी आम नशिस्तों के मुताबिक होगा। यही फार्मूला अक़लियती नशिस्तों पर भी लागू होगा। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावा करने का हक नहीं रखती, क्योंकि उसके अमल में नाकाबिल तस्हीह खामियां मौजूद हैं और उसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम शिकों और कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है और सीरियल नंबर 2 से 10 की दरख्वास्तों को अबूरी तौर पर मंजूर किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों की तरफ से सीटें जीतने की बुनियाद पर मुख्तस किया जाएगा। दफ्तर को इस हवाले से कोटे का हिसाब लगाने की हिदायत की जाती है। ये इलेक्शन कमीशन का अक्सरियती फैसला था, जबकि इलेक्शन कमीशन का एक रुकन बाबर हुसैन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा है कि मैं अपने मौजूदा अरकान से उबूरी तौर पर इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी तरफ से वक्त पर तरजीहाती लिस्ट फराहम नहीं की गई जो बुनियादी कानूनी तकाजा है और इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। मगर मैं दीगर सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें देने पर इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 51 की शिक 6 और आर्टिकल 106 वाज़ेह तौर पर कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को उनकी तरफ से जीती जाने वाली आम नशिस्तों की बुनियाद पर दी जाएंगी। इस तरह ये नशिस्तें उस वक्त तक खाली रहेंगी जब तक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर लेती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, मगर सबसे अजीब सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पैदा हो गई है, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 3/4 से ज़्यादा है, यानी 115 में से 93 है और दूसरी किसी भी पार्टी की जनरल डबल डिजिट्स में नशिस्तें नहीं हैं। और अब
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25 मखसूस नशिस्तें इन्हीं छोटी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब असेंबली में 27 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जबकि उसे सिंध असेंबली में 2 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और ये सूरत हाल इस लिहाज से भी आम है क्योंकि इस फैसले का असर इसी महीने होने वाले सदारती इंतखाबात के साथ साथ सेनेट इलेक्शन पर भी पड़ेगा। अब से 4 दिन बाद यानी 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट के साथ साथ सूबाई असेंबलियां भी इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अदा करेंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के मुतवक्के वोट कम हो गए हैं। इस हवाले से आज असेंबली में भी बहस जारी रही और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस मुतालबे की हिमायत की है कि जो 9 मई के मामला हैं, अगर अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद मुतालबा करें कि जुडिशल कमीशन बने, तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मगर शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ उसका नतीजा कबूल करेगी। आज तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने भी एक धुआंधार तकरीर की, शदीद तनकीद की और कहा कि हमारे जो अब अराकीन हैं वो कुंदन बन चुके हैं, इतना कुछ हमारे साथ किया गया है। असद कैसर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं, साहब स्पीकर कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपकी पार्टी कह रही है कि हमें हमारा मैंडेट वापस करो, हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। आज भी आप लोगों ने शदीद तनकीद भी की, तकारीर भी की, मगर उसके बाद एक और फैसला आया, उसमें जो आप लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें जो आप मांग रहे थे उससे भी महरूम कर दिया गया है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको वो सीटें जाएंगी और दीगर पार्टीज़ को, जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी की पोजीशन में चला जाएगा। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। असद कैसर साहब, देखिए, ये तो आप कमाल देखें ना कि किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह आइन और कानून को जो है ना पामाल किया जा रहा है, और फिर वही लोग कर रहे हैं जो इस इदारों में बैठे हैं, यानी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी पोजीशन पे छोटे लोग बैठे हैं, यानी उनकी जो है ना उनकी अपनी से। मैं आपको एक बताऊं, ये हमारे KPK में गुज़िश्ता 2018 में ये बाप पार्टी की जो है ना ये शाजीगुल उन्होंने रजिस्टर करवाया KPK में, उन्होंने कोई दाखिला भी नहीं करवाया था, मतलब जो हमारी पोजीशन थी सेम पोजीशन उसकी थी जो हमें सुनी कि पहले से न कोई उसकी मतलब वुमेन और अक़लियत के लिए कोई उन्होंने दाखिला नहीं करवाया था। उन्होंने उसको वहाँ इस इलेक्शन कमीशन ने वहाँ उनको जो है सीट भी दी और पोजीशन भी दी, और मतलब उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक मुल्क है, 2 दस्तूर है, ये कैसे चलेगा ये मुल्क? ये मुल्क में तो बिल्कुल इन्होंने इस तरह किया कि ये तो बनाना रिपब्लिक बन गया है, जंगल का कानून नहीं होता और फिर कोई शर्म भी नहीं है। ये अजीब सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से उनका फैसला था, अपने ही फैसले के बारे में लिखा हुआ है कि जब हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से कहा कि जी उसकी कोई कॉपी या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई प्रूफ मौजूद है, तो उनके पास मौजूद नहीं था। हालांकि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, वो खुद अपना फैसला देख सकते थे, मगर फिर भी आपके खिलाफ फैसला उन्होंने दे दिया है। अब मसला ये है कि आपकी जमात कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला दिया आपको बल्ले के निशान से महरूम करने का, पेशावर हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसकी वजह से आप बल्ले के निशान से महरूम हुए, जिसके नतीजे में ये वाला ही फैसला आया है। तो आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, हम तो दरवाजे खटखटाएंगे, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमने तो हमारे साथ जो जुल्म और जबर और जो निज़ाम जो है ना, मतलब उसकी असल शक्ल सामने आ गई। अभी लोगों को पता चला है कि अदालतों की क्या पोजीशन है, मतलब कितने बाइस थे लोग, कितने जो है ना दीगर इदारों का कितना रोल है, और सब चीज़ें नंगी हो गई है। हम तो बिल्कुल क्लियर है और हमारी कैटेगरिकली हमने डिसाइड किया है कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, और सिर्फ ये असम्बली में नहीं लड़ेंगे, अभी अवाम में भी हम ये जंग लड़ेंगे। हम एक पूरा इसके लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। हम दीगर वो पार्टियां जो कि इस तरीके के हवाले से उनके कंसर्न उसको साथ मिला रही है, और हम लायर को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, अगर ये मुल्क इस तरह चलेगा, ये तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है, ये मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। साहब, जब आप कहते हैं कि लोगों को पता चल गया है कि इस मुल्क में अदालतें कैसे चलती हैं, इस मुल्क में इदारे कैसे चलते हैं, और साहब इस मुल्क में जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसी तरीके से मुदाखलत करती रही है, अदालतें इस तरीके से फैसले देती रही हैं, कभी JITयाँ बनाती रही हैं, कभी मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से सैलरी ना लेने पर निकालती रही हैं, कभी उसे 8 महीने के लिए बेटी समेत जेल में डालती रही हैं, कभी दीगर रहनुमाओं को बार बार रिमांड देती रही हैं, सहाफ़ियों के साथ यही करती रही हैं। लोगों को पता चल गया या तहरीक इंसाफ को पता चल गया कि अदालतें और इदारे क्या करते हैं इस मुल्क के साथ और किस तरह चलता है ये मुल्क?
देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है ये तारीखी तौर पर, यानी पहले अगर रिगिंग हुई है, हमेशा हुई है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है पाकिस्तान में, कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। 1970 के इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि वो फ्री एंड फेयर हुए थे, लेकिन उसकी नताइज को नहीं माना गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस इलेक्शन में कोई शर्म और हया भी नहीं रखी गई। यानी इस्लामाबाद की जो सीटें हैं, इस्लामाबाद में उन्होंने जो कैंडिडेट है उसको एडवांस में 20-20 हज़ार वोट थी। और ये मैं नहीं कर रहा, ये वो MNAs खुद कह रहे हैं जो हमारी पार्टी से रहे और उधर जा चुके हैं कि 20,000 वोट जो है ना पहले उनको वो दी गई थी, लेकिन जब ये मार्जिन बहुत बढ़ गया 50,000 और 60,000 70,000 से बन गया, तो उन्होंने फिर जो है ना RO के दफ्तर में झगड़ा करवाया, पुलिस आई जो है लाठीचार्ज वगैरह करवाई, हमारे लोगों को मारा पीटा, और वहाँ जो है ना जो तरीक़ाकार करना था वो कर दिया। देखिए, ये अगर ये तरीका रहा ना तो मुल्क में तो जमहूरियत ख़त्म है। जमहूरियत के नाम तो कोई चीज़ है नहीं। आज जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे और जो उनकी बातें हो रही थी, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। यानी कराची में, आप कराची से हैं, 15 की 15 सीटें PTI जीती है। ये जो कमिश्नर पेंडी ने जो कहा है कि ये जो पिंडी डिवीज़न की जितनी सीटें ये सारी PTI जीती है। इस तरह जो है ना यास्मीन राशिद जीती है नवाज शरीफ से। तो मुझे पता है फिर क्या करें। यानी आपके पास एक पुरअमन जद्दोजहद का, इनकलाब का एक जरिया है कि आप वोट के जरिए तब्दीली लाएं, और जब आपका वोट नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं जाएगा, और इसका इंप्रेशन दिया जाएगा कि वोट देने वाले अहम नहीं है, वोट गिनने वाले अहम है, तो फिर रास्ता क्या है, किस तरफ मुल्क जा रहा है। साहब जरा ये जो फॉर्म 47 के हमारी जरा इस प्लेटफॉर्म से हमारी इस प्लेटफॉर्म से कंसिस्टेंट पोजीशन है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर अगर फैसले होने लग गए और फॉर्म 45 की अहमियत नहीं रही, तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन का जो स्पिरिट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म 45 वाला मुतालबा है इसमें बहुत वजन है और इस पर तेज़ी से आगे भी बढ़ना चाहिए। मगर जब आज आप भी तकरीर कर रहे थे, आपने कहा कि पैगाम है उनके लिए कि ये कुंदन हो गए हमारे लोग, ये जितने मुश्किल वक्त से गुजर के आए हैं, आप समेत दीगर रहनुमाओं ने मुश्किल वक्त देखा, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर जब आप लोग ये कहते हैं कि जी जिन्होंने कांटा लगा दिया था इमरान खान साहब के नाम पर, उन्हें भी पता चल गया, आपकी स्पीच दरमियान में कट जाना, उमर अयूब साहब की स्पीच दरमियान में कट जाना, फिर वापस आ जाना, अचकज़ई साहब के साथ कुछ होना जब आपने उनका प्रेसिडेंट के लिए नाम लिया, ये तो आपको वाज़ेह ना। शहबाज शरीफ साहब ने अभी ओथ नहीं लिया था, उससे पहले ये सारे के सारे मामलात हो रहे थे। तो आपके जो मसाइल हैं वो इस हुकूमत के साथ हैं या इदारों के साथ हैं, और वो हल कैसे होंगे? क्या आपने सोचा है कि कैसे हल करना है उन्हें? देखिए, सबसे पहले जो है ना हमने अपने इस सिस्टम को चेंज करना है, और इस सिस्टम में तो हम तो हुकूमत की बात करेंगे, हम तो किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करेंगे। हुकूमत ही होती है, यानी जो निगरान हुकूमत ने करके दिखाया है। और मेरे तो तजवीज़ होगी, मैं अपनी पार्टी के साथ भी तजवीज़ रखूँगा कि हमें इस पर सोचना चाहिए कि निगरान हुकूमत तो होना ही नहीं चाहिए। यानी जो निगरान हुकूमत पंजाब में मुझे एग्जैक्ट तकरीबन कोई 1.5 साल रहा, अच्छा उनका जो 90 डेज़ का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 90 डेज़ है। अच्छा बाकी जो उन्होंने हुकूमत की उस किस कानून और किस आइन के तहत की है? तो ये निगरान हुकूमत ने जो जिस तरह किया, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया, उसने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं तजवीज़ करूँगा कि सबसे पहले हमारे जो ये निगरान, और इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ कि आइंदा हमारी हुकूमत होगी और हम इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। हमारी जो मैंडेट है वो मैंडेट इंशाल्लाह ताला वापस आएगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून का एहतराम हो। इन्होंने जिस तरह ये सारा सिलसिला करके एक पोजीशन बनाई है, यानी ये असम्बली में आप अगर किसी वक्त आए और देखें तो ये मुर्दा लाशें है, ये जो है ना जो रास्ता है, क्योंकि आप उन रहनुमाओं में से हैं, क्योंकि आप उन रहनुमाओं में से हैं जो जब मुश्किल वक्त था उस वक्त भी रास्ता ढूंढ रहे थे, और आप मुज़ाकरात के लिए गए, उस वक्त अचानक गायब हुए। परवेज़ खटक साहब के साथ आप आए सामने, परवेज़ खटक साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, मुस्ताफ़ी हो गए पार्टी पोजीशन से, आप उस वक्त भी खामोश रहे, चले गए, पार्टी के साथ खड़े रहे, मगर आप रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे ना उस वक्त भी। तो इस वक्त क्या है कि एक कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जाता है, तो जाए आपको लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पर है, आपकी पार्टी इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर खेल सकती है, चाहे अली अमीन गंडोपुर साहब को CM नॉमिनेट करना हो, अचकज़ई साहब को सदारत को उम्मीदवार नामजद करना हो, तकारीर हो, आप कह रहे हैं कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन के साथ जीत सकते हैं आप, आपको ये नजर आ रहा है? नहीं, देखिए अब कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। मैं आपको कैटेगरिकली कहता हूँ, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ अपना कानूनी हक मांगना चाहते हैं, और हमारा कानूनी हक क्या है?
नंबर 1 हमारा यह है कि फार्म 45 के मुताबिक जो हमारा हक है हमें हमारा वो हक वापस किया जाए। नंबर 2, हम बिल्कुल ये बात जो है ना, इमरान खान ने जो हमारा वफद किया था उसके साथ, उन्होंने कहा कि मैं फतह मक्का मॉडल पे जाऊंगा, मेरे साथ जिसने ज़्यादती की है मैं सबको माफ़ करूंगा, और मतलब ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो मंडेला का नेल्सन मंडेला का जो एक था, वो उसके मुताबिक जो है ना ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे हम काम करेंगे। तो मकसद ये है कि हमारा किसी के साथ हम इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, अभी ज़रूरत इस बात की कि वोट को इज़्ज़त दी जाए। जिसने मैंडेट दिया है, जिसको मैंडेट दिया गया है, उसको मौका मिलना चाहिए। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है, लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गया। मतलब ये बताए ना, ये किस मॉरलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या इस सूरत हाल में हम चुप बैठे? क्या हम अपने हक से वापस जाए? हम तो अभी एक लार्जर जो है ना अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। जो पार्टियां जो ना इसके ऊपर जो है ना कंसर्न है, जिस इलेक्शन के ऊपर, जिसकी आपके जो सिंध में है, जो बलूचिस्तान में है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, जो पंजाब में है, पूरे मुल्क की जो है ना उसको हम लायर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनको हम इकट्ठा करेंगे, और हम 1 पॉइंट एजेंडा पे, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, और जो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना तमाम ताकत का सरचश्मा हो। मगर ये कैसे होगा, क्योंकि मौलाना को आप इस बात पर नहीं कन्विंस कर पाए कि वो आपके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट दे दें या बाद में सदारत के उम्मीदवार को वोट दे दें। वो अपने फैसले पर कायम है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। नून लीग कॉन्फिडेंट है कि आप उन्हें अपने साथ सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे। नवाज शरीफ साहब उनसे मिले भी, तो कैसे होगा? आपको लग रहा है कि आप एक इतनी पावर सड़कों पर दिखा पाएंगे कि जिससे हुकूमत या फिर इदारे मजबूर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मौलाना साहब के साथ हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छी मीटिंग्स रही हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे काफ़ी मतलब फासले बहुत बड़े हैं। हम स्लोली इंगेजली जाएंगे, लेकिन वो देखेंगे क्या होता है। हम बाकी भी जो है ना उनके लिए एहतराम का रिश्ता वो रखते हैं, लेकिन हम बाकी जमात इस्लामी उनके साथ बात करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा पे, बाकी हर एक का अपना मंशूर है, अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी चलाए, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा पे कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और कानून के अंदर जो जिसकी हुकूक है उसके मुताबिक उसको उसकी हुकूक मिले। तो इस पे जो है ना हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जो नाउमीदी है, ये जो खौफ की अलामत है, इसको ख़त्म करेंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना। जो कानून के मुताबिक होगा, जो आइन के मुताबिक होगा, वो जो ना अपना रास्ता लेगी, किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं होगी। अच्छा, और अली बिन गंडापुर साहब ने मुतालबा किया अपनी पहली स्पीच में कि जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई के वाक़े पर, जो तहकीकात कर ले, जिसकी सज़ा बनती है उसे सज़ा दे दी जाए, वरना मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज इस मुतालबे को इंडोर्स किया और कहा कि ठीक है, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो चीफ जस्टिस को लिखें। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि फिर आप उसका नतीजा मानेंगे, इस बात के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, हमने पहले भी मुतालिबा किया है और अब भी हम मुतालिबा कर रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और इसके मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लेना चाहिए। हम इस पर हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कबूल किया बतौर हुकूमती इत्तेहादी कि जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़यात पर बनना चाहिए। असद कैसर साहब कह रहे हैं जो बिलावल की कंडीशन है कि उसका नतीजा माना जाए, वो हम मानेंगे। क्या नून लीग अब तैयार है? शहबाज शरीफ साहब लिखेंगे, और क्या क्या होगा बात करेंगे ब्रेक के बाद। में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, पहले ही तहरीक इंसाफ को ये गिला था कि जीते हम थे, सीटें दे दी हैं दूसरों को, फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं, और नून लीग ने तो बहुत कम नशिस्तें हासिल की हैं। अब उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी ना सिर्फ उनसे महरूम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें, बल्कि आप लोगों को मिल जाएंगी, आपके इत्तेहादियों को मिल जाएंगी। यानी कि आप तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर आपका इत्तेहाद बन जाएगा। साहब, अददी तौर पर तो मजबूत हो जाएंगे, क्या असल में भी एक मजबूत हुकूमत होगी इस तरह?
जी देखिए, सबसे पहले तो शाहज़ेब मैं पीटीआई का और इमरान खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ना सिर्फ़ हमाकतें बल्कि मज़ीद हमाकतें कर कर के अपना नुकसान और हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब तहरीक अदम-ए-एतमाद हुई तो किस दानिशमंद ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो इस्तीफ़ा देकर असेंबली से बाहर चले जाएँ। उन्होंने हमें तकरीबन ऑपोज़िशन के बिना हाउस दे दी, हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्हें किस दानिशमंद ने मशवरा दिया था कि वो पंजाब और केपी की अपनी हुकूमतें अपने हाथों से रज़ाकाराना तौर पे ख़त्म करके वो हमारे लिए मैदान साफ कर दें। ये भी हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आप देखिए उनकी अहलियत जो कि उनकी 4 साल की कारकर्दगी में भी नज़र आती थी कि इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसे से उन्हें मुसलसल याद दहानी करा रहा था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने हैं, अगर आप नहीं कराएंगे बर वक्त तो आपकी रजिस्ट्रेशन और आपका इंतखाबी निशान दांव पे लग जाएगा। वो सोते रहे उसके ऊपर, यानी कि वो अपना इंतखाबी निशान भी बचा नहीं सके। फिर इसके बाद आप देखिए कितने वहाँ पे कानूनी माहिरीन हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि वो एक ऐसी जमात के साथ मामला कर रहे हैं कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि वो तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को ये लिख कर दे चुकी है कि हमारा कोई उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं है क्योंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। मगर इसका रसीद साहब हमारे खिलाफ वो ठीक है, मगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ऐसी मिसाल मौजूद थी माजी की। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में जी लिखा है, नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया या कोई प्रूफ नहीं पेश किया। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, अपने फैसले के ऊपर भी दूसरों से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रहे हैं। हालांकि 2019 में खुद नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीट देने का। तो इलेक्शन कमीशन ने किसी को कितना भी आइन और कानून आता होता, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला किए बैठा था तो किया बैठा था। देखिए, जहां तक मेरी मालूमात है, जो बलूचिस्तान नेशनल बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, वो इलेक्शन उसने कॉन्टेस्ट किया था, उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ये जो सुन्नी काउंसिल है इनकी, इसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। कोई एक उम्मीदवार इनका कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में उसने हिस्सा नहीं लिया। लिहाजा इन दोनों को मुकाबला करना आर इज लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सब इनकी अपनी नालायकी है। अगर ये किसी ऐसी जमात के साथ इल्हाक करते जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया या जिसकी कोई एक आधी सीट होती पार्लियामेंट के अंदर, आज अगर इन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया है तो क्या ही अच्छा होता कि उनकी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते। अगर उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते तो इस सूरत हाल का इन्हें सामना न करना पड़ता या किसी और जमात में करते। तो अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो आइन और कानून वैसे मगर मसला ये ना कि अब अददी तौर पर आप मजबूत होते जा रहे हैं। सवाल ये है फैसला नहीं कर कि रियल सेंस में भी आपकी हुकूमत मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है, अगर अददी तौर पर मजबूत हो रही है। शहबाज शरीफ साहब मिसाक मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कर लेंगे मुफाहमत, हमारे मुकदमात ख़त्म करें, मैंडेट हमारा वापस करें। इतनी अददी अक्सरियत के बाद भी आपके पास इतना भी मैंडेट है कि आप कह सकें कि जी फेयर तरीके से आपके मुकदमात चलेंगे और आपका जो मैंडेट है उस हवाले से फेयर आपके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये इतनी भी कमिटमेंट आप कर सकते हैं, आप पे क्रैकडाउन नहीं हो रहा होगा। अभी आप हुकूमत में नहीं आए, पीटीवी पे तकरीर उनकी बंद हो जाती है, बाद में चल रही होगी। जी देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक ऑपोजिशन की तकरीर का मामला है, पीटीआई के ज़माने में मुकम्मल ब्लैकआउट था। उसके मुकाबले में अब तो पीटीआई को बहुत कवरेज मिल रही है। तो जो पीटीआई का अपना बर्ताव था, जिस तरह वो अपोजिशन को ट्रीट करती थी, उसके मुकाबले में तो उन्हें बहुत आज़ादियाँ आज मिली हुई हैं और उनकी आवाज़ टीवी के ज़रिए कौमी असेंबली में जो तकरीर करते हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। उसमें मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरी है। जहां तक उनके जो शिकायत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान में एक निज़ाम कानून है, अदालतें हैं। सबसे पहली बात यह कि उनकी जो शिकायत है वो हुकूमत से मुतल्लिका नहीं है। उसके लिए या वो इलेक्शन कमीशन फोरम है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फोरम है या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फोरम है। तो लिहाजा बजाय ये कि आप अमेरिका की कांग्रेस में जाके मिन्नतें करें, बजाय ये कि आप IMF से जाके NRO मांगे, आपको चाहिए कि आप मुल्क के अपने इदारों में जाके केस लड़े। हम सब ने केस भुगते हैं, हमारे खिलाफ झूठे केस हुए। हमने कभी अमेरिका का जाके पैर नहीं पकड़ा था कि हमें बचाओ, हमने कभी IMF को खत नहीं लिखा था कि हमें बचाओ। हमने अपने केसेस इस मुल्क की अदालतों में लड़कर अपनी बेगुनाही साबित की और बाइज्जत तौर पे बरी हुए। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क के मामलात में बैरूनी मुदाखलत करके
आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल कर किस तरह कहते हैं कि हम गुलामी नहीं चाहते? आप तो मुल्क को गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वैसे एक और मुतालबा वो कर रहे हैं, क्योंकि मुफाहमत की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा 9 मई के हवाले से जो गंडापुर साहब ने सीएम बनने के बाद पहली स्पीच में मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बने। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं उस मुतालबे को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लिखें चीफ जस्टिस को, मगर शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ उसका नतीजा मानेगी। हमारे साथ असद कसर साहब मौजूद थे भी ब्रेक से पहले, और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल नतीजा मानेंगे, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये इनिशिएटिव लेंगे आप कि कम से कम ये ना हो कि जी 9 मई को एक इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए, जो पार्टी छोड़ दे वो आज़ाद, जो पार्टी ना छोड़े उनके जो कुछ 9 मई के बाद होता रहा है। देखिए, इसमें जो शफाफ तहकीकात हैं इस पे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस मामले की होनी चाहिए, लेकिन जो 9 मई है वो बजाते खुद एक बहुत शफाफ वाक़या है। पूरी कौम ने जनाब इमरान खान साहब के पैगाम को सुना, उनके नहायत चहेते मुशीरों के पैगामात को सुना, जिसमें कहा गया कि आप अपनी अपनी जगह पर अपनी ड्यूटीज़ पे पहुंच जाएं। और इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कायदे आज़म की निशानी को जला के राख कर दिया गया, फौजी तनसीबात पे हमले किए गए, फ़ज़ाइया की तनसीबात पे हमले किए गए, पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान जैसे, इससे पहले इस्लामाबाद में पीटीवी को तोड़ा गया था, वहां पर मुकम्मल जला दिया गया। इसके अलावा शहीदों की यादगारों पे हमले किए गए। ये सारे मनाजिर और फुटेज तो कौम ने अपनी आंखों से देखी है। और मैं आपको ये भी बताऊं मगर ऐसे बात देखें, पूरी कौम ने ये भी देखा है, पूरी कौम ने ये भी देखा कि 9 मई को वहां पे भी माफी नहीं मिलेगी। 9 मई को बुनियाद बनाकर एफआईआर की गई। जाहिर 9 मई का जो वाकया है उस पर तहकीकात तो होनी चाहिए, सजाएं भी मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया, ये नहीं अलाउ किया जा सकता। मगर कौम ने ये जहां 9 मई का वाकया देखा वहां ये भी देखा कि इस वाकये को इस्तेमाल किया गया। कोई रहनुमा जेल से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पार्टी छोड़ता तो 9 मई बुला दिया जाता, किसी और पार्टी को ज्वाइन करता तब भी बुला दिया जाता। तो जो खवातीन समेत जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने भुगता ना, तो 9 मई का वाकया इस्तेमाल हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंट तो उसी वक्त होगा ना जब ये पता होगा कि हाँ जी ये शख्स मुलविस था, इसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब बिलावल भुट्टो भी इंडोर्स कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए, तहरीक इंसाफ के लिए नतीजा कबूल करेंगे? मैंने तो आपसे कहा है कि बिल्कुल इसमें किसी को इतराज नहीं हो सकता कि इस मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि इसको इस्तेमाल किया गया, देखिए कोई किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद इस्तेमाल होने के लिए तैयार ना हो। हम सब के ऊपर भी दबाव था, आज नहीं है, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी था। जब नैब बनाई गई हमें भी कहा गया कि अपनी वफादारियां बदल लें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान साहब के जमाने में भी हमें कहा गया कि अगर आप वफादारियां नहीं बदलते कम से कम अपनी जबानें बंद कर लें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने ना पार्टी छोड़ी ना सियासत छोड़ी, अपनी जगह पे अपने मौकफ पे कायम रहे और जो सख्तियां थी उनको झीला। तो ये बात कहना कि जी इसको कोई इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल तभी करता है जब आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो या आपके पैरों में कमजोरी हो। वैसे मगर साबित कदमी तो तहरीक इंसाफ में भी लोग हैं ना जिन्होंने दिखाई, बहुत सारे रहनुमाओं ने नहीं दिखाई, आप लोगों ने दिखाई, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, तो आज हुकूमत में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे रहनुमा हैं ना जो अब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनके बारे में कैसे साहब ने कहा कि अभी डरेंगे नहीं, ये कुंदन हो गए हैं। तो पार्टी भी उस प्रोसेस से गुजर कर आ गई है। आपके ख्याल में वो आपको इस तरह आसानी से हुकूमत करने देगी, क्योंकि हम अलायंस बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की सतह पर दीगर जमातों के साथ? शहबाज साहब ने भी आज कहा कि हम चाहते हैं कि जहां पर एक कौमी चार्टर बने इकोनॉमी का, वहां पे एक कौमी मुफाहमत होनी चाहिए, इसलिए कि इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का हल्फ लेकर उनके इंतखाबात में, चाहे वो स्पीकर के थे, चाहे वो वजीर आला के थे, चाहे वो वजीर आजम के थे, इस पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अमल में शरीक होके पीटीआई अमलन 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर चुकी है। अब देखिए वो असेंबली के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि उस सियासी महाजराई को जो इलेक्शन से पहले की तलखी होती है उसे भुलाकर हम सबको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए एक आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए कि वो एक तामीरी अपोजिशन करें, मुल्क में फसाद इंतशार ना फैलाएं, चूंकि मुल्क को इकोनॉमी की रिकवरी के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है, और अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक रिकवरी के प्लान्स भी मौसर नहीं होंगे। तो इसके लिए ये मिशन और ये मकसद हम सबका मुश्तरका है। तो मेरा सा ख्याल है कि शहबाज साहब इस बारे में जो आज उन्होंने तकरीर में भी कल बात की थी, इनिशिएटिव जरूर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई और जो उनके नुमाइंदे असेंबली के अंदर हैं वो एक मुस्बत तर्ज अमल के साथ अपना अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे, लेकिन खाम खा कर रखना, फसाद और इंतशार से गुरेज करेंगे। वैसे आप क्योंकि ज़ाहिर मईशत के आप खुद खरीद लेते हैं बतौर वजीर मनसूबा बंदी भी, इसके अलावा मईशत आपका सब्जेक्ट रहा है, फाइनल हो गया इसाक डार साहब का नाम या कोई और बनने जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर?
देखिए, अभी तक इसमें कोई हतमी बात नहीं है। इसका फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि वो किस तरह की अपनी इकोनॉमिक टीम लेकर आते हैं। क्या वो टेक्नोक्रेट लाना चाहते हैं या पार्टी के अंदर से किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने डिलीवर करना है, तो वो अपनी जो भी उनकी पसंद होगी, जो उनकी मंशा होगी, उसकी टीम बनाएंगे। यानी इस बात का इम्कान है कि कोई बाहर से टेक्नोक्रेट भी हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, इसके लिए तो मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो इसका हतमी फैसला करेंगे। और आप वजीर मनसूबाबंदी बनने जा रहे हैं? नहीं, कोई इसके बारे में अभी मुझ तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची। जैसे मैंने कहा कि ये सब फैसले प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं, तो हमें सबको इंतजार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आज का प्रोग्राम इतना दीजिए। अल्लाह हाफिज़।